सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल विद्यालोक। आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आपको पूरा पावर शेयरिंग समझाया जाएगा, सिविक्स का पहला चैप्टर, और पूरा डिटेल में समझाया जाएगा बढ़िया से। छोटा सा है, शॉर्ट नोट टाइप, आराम से देख लोगे। 30 मिनट का वीडियो है, बाकी ज्यादा नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। शुरू कैसे होता है चैप्टर? अच्छा, इसका नोट्स अगर आपको चाहिए तो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, वहां से आप ले लेंगे। ठीक है, तो चैप्टर कैसे शुरू होता है बात करते हैं। देखो, सबसे पहले बात किया जाएगा इसमें दो कंट्री का। हम क्या करेंगे, पहले तो हमको समझना पड़ेगा कि पावर शेयरिंग असली में है क्या, लेकिन पावर शेयरिंग जरूरी क्यों है ये समझने के लिए पहले हम दो एग्जांपल लेते हैं। दो एग्जांपल में क्या लेंगे सर? एक हम बेल्जियम का लेंगे और दूसरा श्रीलंका का लेंगे। तो दो हमारे पास एग्जांपल होगा, एक होगा बेल्जियम, दूसरा होगा श्रीलंका। बेल्जियम और श्रीलंका का हम एग्जांपल लेंगे। सबसे पहले हम बेल्जियम को पढ़ना शुरू करते हैं। अब बेल्जियम क्या है सर? बेल्जियम एक छोटा सा कंट्री है जो कि यूरोपियन कंट्री है। क्या है सर? ये रट कर रखेंगे, छोटा छोटा पॉइंट भी इंपॉर्टेंट है। हालांकि ये नहीं पूछेगा कि कहां कंट्री है, लेकिन तभी भी छोटा छोटा पॉइंट जो जरूरी है उसको रटते जाओ। तो स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। क्या है? स्मॉल यूरोपियन कंट्री है। इतना छोटा है कि हमारे यहाँ जो हरियाणा है ना, उससे भी छोटा है। बात समझ में आ रहा है? ये जो है इसका बॉर्डर का अगर बात करें कि इसके आसपास जो बॉर्डर है कौन कौन देश का है, तो याद रखोगे कौन कौन बॉर्डर है इसका। फ्रांस है, नीदरलैंड है, जर्मनी है, लक्समबर्ग है। बात समझ में आ रहा है? फ्रांस, जर्मनी, नीदरलैंड और लक्समबर्ग, ये चारों देश इसको घेरते हैं। बात समझो, इसका बॉर्डर इन चारों देश से मिलता है। जैसे मान लो कि यहाँ पे देश है, यहाँ पे देश है, तो कोई तो इधर भी होगा इसके, कोई तो इधर भी होगा इसके, इधर कुछ होगा, कोई देश इधर होगा, कोई देश इधर होगा, कोई देश इधर होगा। तो फ्रांस, लक्समबर्ग, जर्मनी और नीदरलैंड, ऐसा करके मान लो उसका बॉर्डर मिलता है इन सारे देशों से। ठीक है, ये बात हो गया। ठीक है, इसका पॉपुलेशन का बात करते हैं तो 1 करोड़ है। इसका पॉपुलेशन कितना है सर? बेल्जियम का पॉपुलेशन कितना है? 1 करोड़ है। अच्छा, वहीं पर हरियाणा का पॉपुलेशन से ये आधा है। हरियाणा का जितना पॉपुलेशन है उससे आधा है। हरियाणा का पॉपुलेशन कितना होगा? मतलब अगर 1 करोड़ आधा है तो इसका दुगुना हो जाएगा, 2 करोड़। तो इसका मतलब हरियाणा का पॉपुलेशन कितना है? 2 करोड़। और इसका पॉपुलेशन कितना है बेल्जियम का? 1 करोड़ है। बात समझ में आ रहा है? अब इंपॉर्टेंट बात क्या आता है इसमें कि इथनिक ग्रुप तुम रट के रखोगे। क्या करोगे? इथनिक ग्रुप रट के रखोगे। ये सब इंपॉर्टेंट है। क्या है? याद रखो, 59% जो है फ्लेमिश रीजन में रहने वाले लोग हैं। कौन से रीजन में लोग रहते हैं? फ्लेमिश रीजन में लोग रहते हैं। कितना परसेंट? 59%। और वो क्या बोलते हैं सर? डच बोलते हैं। कौन सा भाषा बोलते हैं सर? डच भाषा बोलते हैं। वहीं पे 40% जो लोग रहते हैं वो वलोनिया रीजन में रहते हैं। और वो कौन सा भाषा बोलते हैं सर? फ्रेंच भाषा बोलते हैं। समझ में आ रहा है? 1% जो लोग बच जाते हैं, देखो 59 और 40 कितना हो जाता है? 99 हो जाता है। तो 1% बच गया। 1% जो बचे हुए लोग हैं वो जर्मन बोलते हैं। याद हुआ क्या? याद कैसे करना है? 59, 40 और 1%। 59% लोग रहते हैं क्या बोलते हैं उसको? 59% लोग रहते हैं फ्लेमिश रीजन में। क्या बोलते हैं सर? डच बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डच बोलते हैं। तो 59% लोग रहते हैं कहां पे? फ्लेमिश में, बोलते हैं डच। फिर आ जाता है 40% लोग रहते हैं वलोनिया रीजन में, बोलते हैं फ्रेंच। क्या बोलते हैं? फ्रेंच बोलते हैं। अब बच गया 1%। 1% लोग जो हैं बच गए हैं, जो वो बोलते हैं जर्मन। समझ में आया? तो तुमको भाषा समझ में आ चुका है। ऐसे ही सीधा सीधा रटते जाओगे। सोचो यहीं पे रट लेना है, बाद में वाला खेला तो बाद में चला जाता है, फिर नहीं हो पाएगा तुमसे। समझ में आया? अब देखो, इसका कैपिटल क्या है? बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। बेल्जियम का कैपिटल है ब्रुसेल। यहां पे उल्टा खेला है। यहां पे क्या खेला है? उल्टा खेला। मतलब मेजोरिटी लोग, देखो यहां पे माइनॉरिटी लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, मतलब कम लोग फ्रेंच बोल रहे हैं, और ज्यादा लोग क्या बोल रहे हैं? डच बोल रहे हैं। वही कैपिटल में देखोगे तो उल्टा खेला है। उल्टा क्या है कि यहाँ पे फ्रेंच लोग 80% है। कितना लोग? 80% है सर। फ्रेंच जो बोलता है वो 80% है, और 20% डच स्पीकिंग लोग हैं। मतलब डच पूरे देश में अगर बात किया जाए तो डच लोग ज्यादा हैं। खाली स्टेट कैपिटल का बात किया जाए तो वहां पे डच लोग कम है। बात समझ में आ रहा है? कोई डच को डक नहीं बोलेगा। समझ में आया बात? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टेंशन बिटवीन कम्युनिटीज। अब क्या होता है, इन कम्युनिटीज के बीच में टेंशन फैलना शुरू हो जाता है। आपस में ये लोगों को टेंशन होना शुरू होता है, तनाव बढ़ना शुरू हो जाता है, मारपीट का वो खेला होना शुरू हो जाता है। इसमें क्या होता है, जो फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटी है ये अमीर था। कौन लोग अमीर थे सर? फ्रेंच बोलने वाले लोग कैसे थे? अमीर थे और ज्यादा पावरफुल थे। बात समझ में आ रहा है? वहीं पे अगर हम बात करते हैं इन लोगों का, डच स्पीकिंग लोगों का, तो वो बेचारे का पास कोई भी बेनिफिट नहीं था, और बाद में इनको बेनिफिट हुआ। हालांकि बाद में इकोनॉमिक बेनिफिट होता है, लेकिन पहले से ये क्या थे? गरीब थे। अब गरीब थे तो ये तो ज्यादा पावरफुल होंगे नहीं। वहीं पे फ्रेंच वाले जो लोग हैं वो पावरफुल हैं, और ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा अमीर भी है। ठीक है, कन्फ्लिक्ट क्या होता है? 1950s में इनके बीच में कन्फ्लिक्ट हो जाता है। 1950 से 1960s के बीच में इनके आपस में कन्फ्लिक्ट होता है, मारपिटाई झगड़ा वगैरह चलता रहता है।
ब्रुसेल जो स्टेट है, मतलब कैपिटल है, सॉरी, तो ब्रुसेल जो कैपिटल है वहां पे अगर हम बात करते हैं तो वहां पे मेजोरिटी कौन था, जो देश में माइनॉरिटी में था, जो पूरा देश में माइनॉरिटी में था, मतलब जो पूरा देश में कौन था माइनॉरिटी में, फ्रेंच स्पीकिंग लोग। और जो ब्रुसेल है वहां पे फ्रेंच स्पीकिंग लोग कैसे हैं, मेजोरिटी में, तो मतलब पूरा देश में जो मेजोरिटी में है वो वहां पे माइनॉरिटी में था, तो वहां का खेला अलग चलता था, पूरे देश का खेला अलग चलता था। ये इनके यहाँ दिक्कत होना शुरू हो गया। अब ये जो दिक्कत हो रहा है ये हम समझ गए हैं, ठीक है। अब एक बार बात करते हैं सर श्रीलंका के बारे में। हम बोले थे दो कंट्री लेंगे, पहला बेल्जियम, दूसरा श्रीलंका। बेल्जियम का सारा कहानी याद हो गया क्या, तो 59%, 40%, 1% कौन है, क्यों झगड़ा हो रहा है, क्योंकि उनका भाषा अलग अलग है और भाषा के बेसिस पे उन पे झगड़ा होगा, क्योंकि जब पॉलिटिकल पार्टीज बनेंगी तो उसमें खेला होगा, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका सर कहां पे है सर, देखो तमिलनाडु जो भारत है, भारत के बॉर्डर के बाद, तमिलनाडु के बॉर्डर के बाद आता है एक आइलैंड, वो आइलैंड जो होता है वही है तुम्हारा श्रीलंका। ये कहां है सर, तमिलनाडु से पास में है। बात समझ में आया। यहाँ का पॉपुलेशन लगभग 2 करोड़ है, और 2 करोड़ मतलब हरियाणा का पॉपुलेशन के बराबर है। हरियाणा का पॉपुलेशन कितना बोले थे, 2 करोड़, तो इसका भी पॉपुलेशन कितना है, 2 करोड़। सर इसका भी इतनी कंपोजिशन पूछ सकता है, हाँ पूछ सकता है। तो याद कैसे रखोगे तुम लोग, याद ऐसे रखोगे कि यहाँ पे 74% मतलब मेजोरिटी ऑफ द लोग क्या बोल रहे हैं, सिंघाला बोल रहे हैं। सिंघाला कौन लोग बोलते थे, बुद्धिस्ट। तो ये बुद्धिस्ट सिंघाला है, कितना परसेंट, 74%, सॉरी 74% बुद्धिस्ट सिंघाला है। वहीं पे 18% जो लोग हैं वो तमिल बोलते हैं, और जो लोग तमिल बोल रहे हैं वो तो या तो हिंदू है नहीं तो मुस्लिम है, या तो हिंदू है नहीं तो मुस्लिम है। फिर 13% का बात करते हैं, ये लोग जो हैं श्रीलंका में ही रहते थे, पहले से ही कहा रहते हैं, श्रीलंका में ही रहते थे। समझ में आया, ये नेटिव तमिल थे। जो 13% पहले के हैं वो नेटिव तमिल है, मतलब वो शुरू से ही यहाँ पर पले बड़े हैं, रहे हैं। समझ में आया, ठीक है। उसके बाद से बात करते हैं कि कुछ जो लोग बच जाते हैं, इसमें से जो कुछ लोग बच जाते हैं वो कहाँ के हैं, जैसे इंडिया से प्लांटेशन करवाता था कौन, जो ब्रिटिश आया था इंडिया में, वो प्लांटेशन करवाता था, यहाँ के वर्कर्स को ले जाकर प्लांटेशन करवाया जाता था। तो यहाँ से कुछ वर्कर प्लांटेशन के लिए चले गए थे, कहाँ पे, श्रीलंका में। और जो श्रीलंका में गए हैं वही लोग के डिसेंडेंट थे बाकी लोग। बात समझ में आया। बाकी 7% लोग क्रिश्चियन है, बाकी 7% लोग क्या है, क्रिश्चियन है। और क्रिश्चियन दोनों चीज बोलते हैं, सिंघाला भी बोलते हैं, तमिल भी बोलते हैं, उनको दोनों चीज आता है, सिंघाला और तमिल दोनों आता है। आ रहा है समझ में, तो क्रिश्चियन लोग दोनों बोलते थे। अब बात ये है कि ये इतनी कंपोजिशन आपको याद होना चाहिए, कितना है, 74% सिंघाला बोल रहे हैं, 18% तमिल बोल रहे हैं, 13% श्रीलंकन हैं जो कि तमिल बोल रहे हैं, और बाकी के 7% जो है वो क्रिश्चियन है। आया समझ में, ठीक है। पोटेंशियल कन्फ्लिक्ट, कन्फ्लिक्ट क्या होता है आपस में, उनको झगड़ा कैसे होता है उनका, बात समझो। जो सिंघाला कम्युनिटी है उसके पास मेजोरिटी ऑफ द पावर था, सारा पावर तो इसी के पास था। जब इलेक्शन होता था तो यही जीत जाता था, क्योंकि सारे इसके लोग इसी को वोट देंगे। अब क्या है कि ये माइनॉरिटी पर चाहता था कि सारा लॉ इंपोज कर दें, ये चाहता था कि माइनॉरिटी को दबा के रखा जाए, कुचल के रखा जाए। बात समझ में आ रहा है। अब ये प्रॉब्लम था लोगों के लिए। इतनी ग्रुप के कन्फ्लिक्ट होने का कारण यही था कि यहाँ पे जो लोग थे उनको लगता था, बाकी ग्रुप के जो लोग थे उनको लगता था कि हम तो बाकी लोगों से बिछड़ गए हैं, मेरा तो कोई इज्जत ही नहीं है देश में, क्योंकि सिंघाला लोगों को सब चीज मिल गया है, हमको तो कुछ मिला ही नहीं है। तो हम मेरे रहने का कोई तो मतलब होना चाहिए। मान लो नौकरी का बात आता है तो पहले सिंघाला को मिलेगा, मान लो कोई भी चीज का बात आता है तो पहले सिंघाला को मिलेगा, तो पहले सिंघाला को ही मिलेगा। सिंघाला लोग ज्यादा है, पहले वही सब चीज ले लेंगे, तो फिर हम इस देश में क्यों रह रहे हैं, क्या फायदा है। तो बाकी जो माइनॉरिटी ग्रुप है जैसे तमिल वगैरह है, इनको कंफ्लिक्ट, इनके बीच में, सिंघाला और तमिल के बीच में कंफ्लिक्ट हो गया इस देश में। बात समझ में आ रहा है। अब ये दो तुम तो समझ लिए कि कैसे कंफ्लिक्ट हो रहा है, क्यों हो रहा है ना। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ के कहानी को और समझते हैं। कहानी अब ये आ जाता है तुम्हारा कि श्रीलंका क्या करता है। पहले कहानी तो समझे, अब श्रीलंका क्या करेगा, मेजोरिटिज्म को फॉलो करेगा। मेजोरिटिज्म क्या होता है सर, मेजोरिटिज्म का मतलब होता है कि हम उन्हीं का बात मानेंगे जो लोग मेजोरिटी में है। अगर मान लो इंडिया में हिंदू ज्यादा है तो सिर्फ हिंदू जो कहेगा वो माना जाएगा, बाकी मुस्लिम, सिख, ईसाई, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, जैन, आर्या, जो भी समाज है उसका इज्जत नहीं किया जाएगा। आ रहा है समझ में, किसी का इज्जत नहीं किया जाए। तो ये इसको बोलते हैं मेजोरिटिज्म, मतलब जो मेजोरिटी में है उसका सारा बात माना जाएगा, जो माइनॉरिटी में उसका बात नहीं माना जाएगा। तो यहाँ पे क्या होता है, सिंघाला लोग क्या थे, सिंघाला लोगों का सुप्रीमेसी था श्रीलंका में, तो सिंघाला लोग ज्यादा है ना, तो सिंघाला लोगों को मेजोरिटियन पॉलिसी बनाने का हक मिल गया। अब ये लोग क्या कहें, मेजोरिटियन पॉलिसी बनाए, ऐसा पॉलिसी बनाए जिसमें सिर्फ मेजोरिटी में जो लोग हैं उनको फायदा मिले, मतलब श्रीलंकन लोगों को, सिंघाला लोगों को फायदा मिले। तो श्रीलंका जो था वो क्या हुआ था, आजाद हुआ था 1948 में। श्रीलंका कब आजाद हुआ था सर, 1948 में, ठीक है। तो 1948 में श्रीलंका आजाद होता है, और आजाद होने के बाद से सिंघाला उसका लीडर बनता है, कोई सिंघाला का ही लीडर उन लोगों का लीडर बन जाता है। अब ये क्या करता है कि इस तरीके से गवर्नमेंट चलाता है कि जो लोग मेजोरिटी में है उन्हीं का बात मानता है, मतलब सिंघाला का है तो सिंघाला का ही बात मानेंगे, सिंघाला लोग वैसे भी मेजोरिटी में थे।
ठीक है, तो मेजोरिटेरियन मेजर्स देखो क्या क्या लिया गया था, ऐसा क्या किया गया था जिससे पता चलता है कि वो लोग सिर्फ अपने लोगों को तवज्जो देते थे, बाकी लोगों को तवज्जो देते ही नहीं थे। मेजोरिटेरियन मेजर टेकन, इसमें क्या है कि मेजोरिटेरियन ऐसा क्या मेजर लिया गया जिसकी वजह से मेजोरिटी वाले लोगों को बढ़ाया जा रहा था, उन्हीं को इज्जत दिया जा रहा था, बाकी लोगों को इज्जत ही नहीं दिया जा रहा था। जैसे कि देखो 1956 का बात करते हैं, 1956 में एक एक्ट निकाला जाता है जिसको बोला जाता है 1956 एक्ट। इस एक्ट में बोला जाता है कि हमारा ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा सिंघाला। ये अच्छा बात है, बहुत गलत बात है। जब बाकी तमिल उमिल भी है, बाकी लैंग्वेज भी है, तो तमिल को इग्नोर कर दिया और बोला सिंघाला मेरा ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। इंडिया में इतना सारा लैंग्वेज है, क्या सबको इग्नोर कर दिया गया? ऑफिशियल लैंग्वेज हिंदी को बना दिया गया या तमिल तेलुगु को बना दिया गया? नहीं, किसी को इंडिया में ऑफिशियल लैंग्वेज है ही नहीं। अगर ऐसा करा जाता है तो मारामारी हो जाएगा। बात समझ रहे हो? इंडिया में सिर्फ 40% ऐसे लोग हैं जो हिंदी बोलते हैं, बाकी लोग हिंदी नहीं बोलते हैं। ठीक है, तो कहने का क्या मतलब है, प्रेफरेंशियल पॉलिसी बनाया गया था। प्रेफरेंशियल पॉलिसी मतलब सिर्फ प्रेफरेंस देता था किसको? सिंघाला लोगों को। तो प्रेफरेंस दिया जाता था, सिर्फ सिंघाला लोगों को प्रेफरेंस दिया जाता था। कहीं भी, चाहे यूनिवर्सिटी में उनको जॉब लगवाना है, चाहे गवर्नमेंट में उनका जॉब लगवाना है, इन सब में उनको प्रेफरेंस दिया जा रहा है, उन्हीं को इज्जत दिया जा रहा है। आ रहा है समझ में? यहां तक कि ये भी होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में एक प्रोविजन बनाया जाता है जिसमें बोला जाता है कि बुद्धिस्ट लोगों को सम्मान दिया जाएगा, बचाया जाएगा, उनको आगे बढ़ने का मौका दिया जाएगा। लेकिन तमिल लोगों के साथ तो भेदभाव किया जा रहा है और लगातार भेदभाव किया जा रहा है। क्या तमिल लोगों को बुरा लग रहा होगा इस बात से? तो इंपैक्ट क्या होता है इसका श्रीलंकन तमिल? तो श्रीलंकन तमिल को लगता है कि वो एलियनेटेड है, मतलब उनको लगता है कि हम तो पीछे छूट गए, हम तो बाहर छूट गए इन लोगों से, हम तो एलियन जैसा हो गए हैं, है ना? इनसे अलग उनको महसूस होने लगता है। इनके अगेंस्ट में लोग डिस्क्रिमिनेशन कर रहे थे जिनकी वजह से इनको बुरा लगने लगा। अब क्या है ना, इनको हर जगह से राइट्स इनका छीन लिया गया। ना पॉलिटिकल राइट्स दिया गया था इनको, ना एजुकेशनल राइट्स दिया गया था, ना इनको जॉब अपॉर्चुनिटी दिया जाता था, ना इनको नौकरी या काम करने का अपॉर्चुनिटी मिलता था। तो धीरे धीरे श्रीलंकन तमिल के दिमाग में ये बात बैठने लगा था कि इनको दबाया जा रहा है, और असली में दबाया भी जा रहा था। ठीक है, तो यहाँ पे उनका लैंग्वेज और उनके कल्चर की वजह से इनको इग्नोर किया जा रहा था। आया समझ में? इसकी वजह से होता क्या है, इसकी वजह से तनाव और बढ़ता जाता है और अंत में सिंघाला और तमिल के बीच में घमासान लड़ाई हो जाता है ना? सिविल वॉर छिड़ जाता है वहां पे। कहां पे? श्रीलंका में। कहां पे सिविल वॉर छिड़ जाता है? श्रीलंका में। तो तमिल अब स्ट्रगल करना शुरू करेंगे। क्या करेंगे सर? तमिल अब स्ट्रगल करना शुरू करेंगे। तो तमिल अब स्ट्रगल करना शुरू करते हैं, डिमांड करना शुरू करते हैं। ठीक है, तमिल लोग क्या करना शुरू करते हैं? स्ट्रगल और डिमांड करना शुरू करते हैं। ठीक है, ठीक है। होता क्या है, ये बोलते हैं कि हम लोग अपना पॉलिटिकल पार्टी बनाएंगे अपना, और प्रोटेस्ट भी करेंगे। बात समझ में आ रहा है? हमारा अपना पॉलिटिकल पार्टी होगा और प्रोटेस्ट होगा। हाँ, ये डिमांड करते हैं कि हमको भी ऑफिशियल लैंग्वेज मानो, मेरा भी लैंग्वेज को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाओ। तब तुम अपना बना लिया ना, तो मेरा भी लैंग्वेज ऑफिशियल लैंग्वेज रहेगा। पहला बात। दूसरा बात क्या है? रिलीजियस ऑटोनॉमी होना चाहिए। मतलब कि तमिल लोग जो चाहते थे कि रिलीजियस ऑटोनॉमी, मतलब कि तुम रिलीजन के बेसिस पे हमको नहीं दबाओगे, नहीं मारोगे, हमारा मर्जी है, हम जो भी करें। समझ में आ रहा है बात? ठीक है, कोई भी इंसान को मन करेगा कि कोई भी रिलीजन अपनाने का या कोई भी धर्म अपनाने का, तो वो अपना सकता है। इक्वल अपॉर्चुनिटी दिया जाएगा। हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी चाहिए, चाहे वो एजुकेशन हो, चाहे वो जॉब हो, हमको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी उसमें चाहिए। ठीक है, सुनो, अब ये तो इनका डिमांड था कि हमको तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बना दो, है ना? उसके बाद से मेजोरिटी जो तमिल माइनॉरिटी है उनको भी रिलीजियस ऑटोनॉमी मिलना चाहिए, और हमको एजुकेशन चाहिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी में एजुकेशन चाहिए, जॉब चाहिए। बात समझ में आ रहा है? इसी के वजह से अब होता क्या है कि इनके अंदर से अब इनका तो रिजेक्शन हो जाता है, बार बार इनको रिजेक्ट कर दिया जाता है, ये डिमांड माना ही नहीं जाता है, जिसके वजह से क्या होता है, इनके अंदर फ्रस्ट्रेशन हो जाता है। और फ्रस्ट्रेशन होगा तो होगा क्या? सिविल वॉर होगा। क्या होगा? सिविल वॉर होगा। बात समझ में आ रहा है? तो 1980s का बात करते हैं। उस समय क्या होता है, तमिल ग्रुप जो है डिमांड करता था कि हमको इंडिपेंडेंट बना दो, हमको एक अलग देश बना दो, बात खत्म। तो ये बोलता था कि देखो नॉर्थर्न और ईस्टर्न श्रीलंका को हमको दे दो, हम अपना इंडिपेंडेंट देश बनाएंगे, हम तुम लोग के साथ नहीं रहेंगे क्योंकि तुम लोग हमारा बात नहीं सुनता है। और इसके वजह से वायलेंस होता है और बाद में यही सिविल वॉर में बदल जाता है। हजारों लोगों को मार दिया जाता है, इसमें हजारों लोग मर जाते हैं, हजारों लोग भाग जाते हैं और कुछ लोग रिफ्यूजीज भी बन जाते हैं। बात समझ में आ रहा है? इसमें इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल सेटबैक्स था। ये उनका श्रीलंकन लोगों का ये कल्चरल, सोशल और इकोनॉमिक सेटबैक था। बुरा बात था ये उनके लिए, बहुत ही बुरा दिन था उनके लिए। बात समझ में आ रहा है? फिर क्या होता है 2009 में होता है कि वॉर खत्म होता है और मिलिट्री एक्शन की वजह से वॉर खत्म होता है। मतलब मिलिट्री आती है, वॉर को खत्म करवाती है और सब चीजों को कंट्रोल में किया जाता है। तो तुम देखे कि सिर्फ मेजोरिटीजन ना फॉलो करने की वजह से देश कितना बर्बाद हुआ, देश में सिविल वॉर हुआ, देश को सहना पड़ा कितना ज्यादा। और एक सिर्फ उन लोगों का सेटबैक ये था
कि वो चीजों को अपने समझ नहीं पाए। ड्रॉबैक ये था कि अपनी चीजों को वो समझ नहीं पा रहे थे और जिसकी वजह से इतना सारा उनको झेलना पड़ रहा है। बात समझ रहा है बात, ठीक है। अब वहीं पे देखते हैं बेल्जियम का सर केस। बेल्जियम कैसे इन सब चीजों से बच जाता है। बेल्जियम के यहाँ सिविल वॉर नहीं हुआ, बेल्जियम सब चीजों से बच गया, तो फिर बेल्जियम कैसे बच जाता है। देखो बेल्जियम कैसे एकोमोडेट करता है। एकोमोडेट मतलब अनुकूलन बनाना, अनुकूलित बताना, किसी भी चीज के हिसाब से ढल जाना। तो ये किस हिसाब से ढला कि इसको झगड़ा नहीं करना पड़ा। सबसे पहले बेल्जियम के बारे में ये समझो कि बेल्जियम में भी कल्चरल डिफरेंस था, तुमको दिखा ही, बेल्जियम में काफी कल्चरल डिफरेंस था। बात समझ में आ रहा है। तो बेल्जियम में भी कल्चरल डिफरेंस था। 1970 से लेके 1970 से लेकर 1993 तक 4 बार अमेंड किया गया था इनके कॉन्स्टिट्यूशन को, मतलब 4 बार कॉन्स्टिट्यूशन को बदला गया। कारण ये नहीं चाहते थे कि कन्फ्लिक्ट हो, तो जब बदलने का जरूरत पड़ता था तो ये बदलते थे। ये फ्लेक्सिबल थे। क्या थे? फ्लेक्सिबल थे। तो ये जो सिस्टम चला रहे थे, इनका एम यही था कि जो भी कम्युनिटी हमारे देश में रह रही है, जो भी संस्था हमारे देश में रह रही है, बस वो शांति से एक साथ मिल के रहें, कभी भी किसी में मार झगड़ा पीट पिटाई नहीं हो जाए। बात समझ रहे हो। इसीलिए ये चाहते थे कि अब क्या करते हैं बेल्जियन लोग अपने लिए मॉडल बनाना शुरू करते हैं कि क्या मॉडल रखा जाए जिसकी वजह से सब लोग मिलजुल कर रहें। सबसे पहले इक्वल रिप्रेजेंटेशन इन द सेंट्रल गवर्नमेंट। बोल रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट में दोनों लोग बराबर रहेंगे, चाहे वो डच है चाहे वो फ्रेंच है। तो डच और फ्रेंच स्पीकिंग लोगों का मिनिस्टर जब बनता था तो दोनों लोगों के इक्वल मिनिस्टर बनते थे, इक्वल सीट्स होता था। इससे क्या, एक तो ये नियम हो गया, इससे वजह से डच और फ्रेंच में झगड़ा नहीं होगा। दूसरा, स्पेशल लॉ बनाया गया ताकि लिंग्विस्टिक ग्रुप को दोनों लिंग्विस्टिक ग्रुप को सपोर्ट किया जा सके, चाहे वो फ्रेंच हो चाहे वो डच हो, दोनों लोगों को सपोर्ट करने के लिए क्या किया गया, अलग से स्पेशल लॉ बनाया गया ताकि दोनों को साथ में रखा जा सके। ठीक है। पावर को डिसेंट्रलाइज कर दिया गया, मतलब एक आदमी के हाथ में सारा पावर नहीं रहेगा, पावर डिस्ट्रीब्यूटेड रहेगा, जिसकी वजह से कोई भी अपना पावर का गलत इस्तेमाल ना कर सके। बात समझ में आ रहा है। तो पावर जो था सेंट्रल मिनिस्टर में, सेंट्रल गवर्नमेंट को दिया गया, उसके अलावा स्टेट गवर्नमेंट को दिया गया। तो 2 गवर्नमेंट भी बना दिया गया, एक तो सेंट्रल गवर्नमेंट और एक स्टेट गवर्नमेंट, और दोनों के पास, इसके पास अपना कुछ पावर होगा और इसके पास अपना कुछ पावर होगा। इसीलिए क्या हो जाएगा, दोनों में झगड़ा होगा भी नहीं। बात समझ में आ रहा है। तो 2 गवर्नमेंट बना दिया गया था, मतलब डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया गया, पावर का पावर बांट दिया गया 2 गवर्नमेंट में, एक सेंट्रल गवर्नमेंट एक स्टेट गवर्नमेंट। मतलब पीएम होता है सेंट्रल गवर्नमेंट हमारे यहाँ और सीएम होता है स्टेट गवर्नमेंट हमारे यहाँ। ठीक है। उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट जो था उसको सबऑर्डिनेट माना जाता था, बोला जाता था देखो आप आप सब ऑर्डिनेट नहीं है। सब ऑर्डिनेट मतलब आप पीएम के कहने से सीएम कोई काम नहीं करेगा, मतलब स्टेट गवर्नमेंट कभी भी सब ऑर्डिनेट नहीं होगा नेशनल गवर्नमेंट का, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट का। सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट को नहीं दबा सकता है, वो सब ऑर्डिनेट नहीं है। सेंट्रल गवर्नमेंट अपना काम करेगा, स्टेट गवर्नमेंट अपना काम करेगा। ठीक है। स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है ब्रुसेल में, क्योंकि ब्रुसेल का कहानी थोड़ा अलग था ना, तो उसके लिए स्पेशल अरेंजमेंट किया जाता है। बोला जाता है यहाँ पे जो डच लोग हैं और फ्रेंच लोग हैं, दोनों लोगों का, दोनों कम्युनिटी को इक्वल रिप्रेजेंटेशन दिया जाएगा। पहला बात। दूसरा बात क्या है कि जो डच लोग हैं उनको बोला जा रहा है कि आप जो है सेंट्रल गवर्नमेंट में भी रहेंगे। बात समझ में आ रहा है। डच लोगों को भी सेंट्रल गवर्नमेंट में रखा जा रहा है, फ्रेंच लोगों को भी रखा जा रहा है, और बाकी मिनिस्टर भी बराबर बराबर है ताकि दोनों में झगड़ा नहीं हो। इससे क्या होता है, इनमें झगड़ा होने का चांस घट रहा है। क्या सबको बराबर इज्जत दे रहे हैं, सबको रहना चाहेगा एक साथ। आ रहा है समझ में। तो सब लोग एक साथ रहना चाहेंगे। कम्युनिटी गवर्नमेंट सिस्टम बनाया जाता है। इसमें बोला जाता है कि हर कम्युनिटी का अपना गवर्नमेंट होगा। जैसे डच के लिए डच गवर्नमेंट बनाकर रखेंगे, फ्रेंच के लिए फ्रेंच गवर्नमेंट बनाकर रखेंगे, और जर्मन स्पीकिंग लोगों के लिए भी कम्युनिटी गवर्नमेंट होगा। तो सबके लिए कम्युनिटी गवर्नमेंट होता है। ठीक है। अब ये सारी जो गवर्नमेंट है इनका कंट्रोल था किस पर, कल्चरल हुआ, एजुकेशनल हुआ या लिंग्विस्टिक मैटर हुआ, जो कोई भी मैटर होता है अगर, तो गवर्नमेंट इसको कंट्रोल करेगा। चाहे कोई भी मैटर हो, कल्चरल हो, एजुकेशनल हो या लिंग्विस्टिक हो, कोई भी होगा उस पर गवर्नमेंट का कंट्रोल होगा। एकदम सिंपल है, समझ में आ रहा है। ठीक है। ऐसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो हो जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। देखो देखते जाओ। अभी क्या है ना कि तार से तार नहीं जोड़ोगे तो फिर ये कहानी भी याद नहीं रहेगा, और ये कहानी जैसा है, कहानी ही है ये एक्चुअली में। तो ध्यान से सुनोगे तभी समझ में आएगा, नहीं तो फिर लगेगा बोरिंग तो उड़ जाओगे तुरंत, समझ लिए। ठीक है। एकोमोडेशन जितना इंटरेस्टिंग हो सकता है उतना इंटरेस्टिंग बना के आपको प्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है। एकोमोडेशन इन बेल्जियम। बेल्जियम का एकोमोडेशन में अगला पॉइंट क्या है, बेल्जियन मॉडल सुनो क्या है। बेल्जियन मॉडल जो तुम देख रहे हो कितना कॉम्प्लेक्स है, सबको संभालने के लिए मॉडल कितना कॉम्प्लेक्स हो गया है ना। तो मॉडल बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया था। और कॉम्प्लेक्स हुआ क्यों था, क्योंकि ये नहीं चाहता था कि डच लोग और फ्रेंच लोग कन्फ्लिक्ट करें आपस में, ये चाहता ही नहीं था कि ये दोनों झगड़ा करें। इसीलिए ये अपना मॉडल थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स कर लिया था। आ रहा है समझ में। तो मॉडल कॉम्प्लेक्स तो था लेकिन झगड़ा नहीं हुआ दोनों के बीच में, इससे सिविल वॉर से ये बच गया।
आगे तुम देखोगे कि ये बिल्कुल नहीं चाहता था कि लैंग्वेज के बेसिस पे यहाँ पे डिवीजन हो जाए, है ना, इसीलिए ये ऐसा कर रहा था। भले कॉम्प्लेक्स मॉडल हो लेकिन देश तो बचा रहेगा, ठीक है। उसके बाद से ब्रुसेल जो है उसको चुन लिया गया बाद में हेड क्वार्टर ऑफ यूरोपियन यूनियन। इतना ज्यादा ब्रुसेल आगे बढ़ा, इतना ज्यादा उन्नति किया, इतना ज्यादा आगे बढ़ा कि बाद में इसको हेड क्वार्टर बना दिया गया, किसका, यूरोपियन यूनियन का। तो यूरोपियन यूनियन का क्या है, ब्रुसेल, बाद में हेड क्वार्टर। मतलब तुम समझ रहे हो कि कितना ग्रोथ किया है, कितना डेवलपमेंट किया है। वहीं पे श्रीलंका को देखो, एक गलत डिसीजन और पूरा देश बर्बाद, पूरा देश खराब। तो ये बात है, एक बढ़िया डिसीजन लोगे तो पूरा देश बढ़िया फलेगा फूलेगा, अच्छा होगा। तुम्हारा लाइफ में भी यही बात है ना। आज बढ़िया से पढ़ लोगे तो कल जाकर तुम्हारा लाइफ अच्छा हो जाएगा, और आज ही अगर नौटंकी कर रहे हो तो फिर कल भी फंसोगे, परसों भी फंसोगे। आ रहा है समझ में। तो एक डिसीजन बहुत इंपैक्ट डालता है। अब क्या है, कंपैरिजन अगर श्रीलंका और बेल्जियम में हम करते हैं कि सर श्रीलंका तो पढ़ लिए, बेल्जियम तो पढ़ लिए, दोनों में थोड़ा कंपेयर करके देखें क्या है। तो देखो बेल्जियम जो है इसमें पावर शेयरिंग हुआ था, बेल्जियम में पावर शेयरिंग किया था, सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट ऐसा बनाया था, तो पावर शेयर किया था, डिसेंट्रलाइजेशन किया था। वहीं पे उसके वजह से क्या होता था, बेल्जियम जैसे ही पावर शेयर किया तो सारे के सारे कम्युनिटी सेटिस्फाइड थे, चाहे डच हो, चाहे फ्रेंच हो, चाहे जर्मन हो, सब लोग खुश है। तो झगड़ा कोई कर ही नहीं रहा है, बात समझ में आ रहा है। वहीं पे श्रीलंका का बात करते हैं। तो श्रीलंका जो है यहाँ पे मेजोरिटी रूल लग गया था, और मेजोरिटी रूल होने की वजह से क्या हुआ, सिविल वॉर हुआ, कॉन्फ्लिक्ट हुआ, जिसकी वजह से देश पूरा का पूरा अल्टीमेटली तो बर्बाद हो गया। आ रहा है समझ में। तो अल्टीमेटली देश बर्बाद हो गया। लेसन क्या समझते, ये पूरा जो तुम पढ़े हो इससे तुम क्या सीखे, तुम ये सीख रहे हो कि कभी भी जो हमारे यहाँ डाइवर्सिटी है, जो डाइवर्सिटी है उसको अगर यूनाइट कर ले, यूनिटी में बदल दे डाइवर्सिटी को, तो हमारे पास हमारा स्ट्रेंथ जो है वो बढ़ जाएगा। वहीं पे अपने डाइवर्सिटी को हम लोग नहीं रिस्पेक्ट करेंगे, नहीं मानेंगे, तो हमारा देश बिखर जाएगा, टूट जाएगा। तुमको याद है ना कि इंडिया में भी बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, फिर भी इंडिया एक साथ है, कभी भी अलग नहीं हुआ। बात समझ रहे हो। 5000 भाषा बोला जाता है, तो 3-4 भाषा में रो रहा है सब। हमारे यहाँ 5000 भाषा बोला जाता है, समझ रहे हो, फिर भी इंडिया के लोग एक साथ हैं, ठीक है। तो वही बात बोल रहे हैं कि ठीक है, तो ये तो तुम समझ गए। अब हम यहां से शुरू करेंगे नया टॉपिक। नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक में आपको सिखाया जाएगा कि पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है। समझ रहे, तुम तो अभी तक समझ गए होगे एग्जांपल से, फिर भी हम लोग थोड़ा और डिटेल में बात करेंगे। क्या बात करेंगे, पावर शेयरिंग जो तुम देख रहे हो ये डिजायरेबल क्यों है, सबको अच्छा क्यों लगता है पावर शेयरिंग। पहला बात, 2 रीजन हो सकता है। अगर तुमसे पूछता है ये क्वेश्चन वाई पावर शेयरिंग इज इंपॉर्टेंट, तो 2 रीजन लिख सकते हो। एक प्रूडेंशियल रीजन होगा, एक मोरल रीजन होगा। प्रूडेंशियल रीजन मतलब उससे बेनिफिट भी हो रहा है, और मोरल रीजन का क्या मतलब है कि उसका कुछ वैल्यू भी है। तो मोरल मतलब कुछ वैल्यू होता है, और प्रूडेंशियल मतलब उससे बेनिफिट क्या क्या है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि अगर पावर शेयर करते हैं, पावर को बांटते हैं अलग अलग लेवल में, तो उससे क्या फायदा होता है, ठीक है। मतलब प्रूडेंशियल रीजन देखते हैं। सबसे पहले एक तो सोशल कॉन्फ्लिक्ट कम कर देगा, आपस में जो मार पिटाई है, झगड़ा है, उसको कम कर दिया क्या, पावर डिवीजन। तो पावर का डिवीजन को जैसे ये हो जाता है, उसके वजह से वायलेंस नहीं होगा तुम्हारे देश में, और पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी से तुम बचे रहोगे। तो पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी नहीं होगा, झगड़ा नहीं होगा, कॉन्फ्लिक्ट से बचे रहोगे, सिविल वॉर नहीं होगा, तो देश में कम से कम शांति तो बना रहेगा। आ रहा है समझ में। उसके बाद से ये नेशनल यूनिटी को इंश्योर करता है। अगर तुम देश को चलाना चाहते हो लंबे समय तक, तो नेशनल यूनिटी बना रहेगा, नहीं तो यूनिटी नहीं, देश टूट जाएगा। बात समझ, कैसे बोलने लगा था तमिल लोग कि हमको अलग देश बना के दे दो, तो अलग देश थोड़ी बना के दे देंगे किसी को हम। बात समझ में आ रहा है। तो देश टूटेगा ना, अलग देश बनाओगे तो देश टूटेगा, ठीक है। उसके बाद से ये क्या करता है, मेजोरिटी के मनमानी को रोकता है। मेजोरिटी मनमानी ना करे उसको, उससे भी तुमको बचाता है। और मेजोरिटी जो है ये भी अपने आप से, माइनॉरिटी जो है वो भी हार्म नहीं पहुंचा सकता किसी को। मतलब ये सब जो है मेजोरिटी की वजह से देश को हार्म भी नहीं पहुंचता, देश को चोट भी नहीं लगता है। बात समझ में आ रहा है। तो ये तो प्रूडेंशियल रीजन हो गया, मतलब फायदे वाली बात हो गई। अब आ जाता है मोरल रीजन की वैल्यू क्या है। देखो एक चीज बता रहा हूं, अगर पावर शेयरिंग होता है तो सब लोगों को, डेमोक्रेसी का मतलब ही क्या है कि सबको जीने का अधिकार है। अगर सबको जीने का अधिकार है तो तुम ऐसा थोड़ी बोल सकते हो कि हम तुम्हारा पावर ही छीन लेंगे, तुमको जीने ही नहीं देंगे, तुमको मारेंगे पीटेंगे, ऐसा थोड़ी बोल सकते हो। इसीलिए पावर देना जरूरी है ताकि सब लोग अपने हिसाब से जी सके। आया समझ में। दूसरा बात, जो भी सिटीजन है वो गवर्नमेंट के हिसाब जो भी बोलेंगे उसके, गवर्नमेंट भी तो बात सुनना चाहिए। मान लो तुम अकेले हो, तुम्हारा कोई बात ही नहीं सुने, ये अच्छा लगेगा, है ना। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि अगर हम अकेले हैं तो मेरा भी बात सुना जाए। समझ में आया बात। दूसरा, ये लेजिटिमिटी ऑफ द गवर्नमेंट बना के रखता है, गवर्नमेंट का लेजिटिमिटी बना के रखता है। जैसे 4 लेवल पे लोग हैं तो वो एक दूसरे से पूछताछ करेंगे ना, पूछताछ के लिए भी रिस्पॉन्सिबल। मान लो तुम कुछ गलत करोगे तो तुमसे कोई पूछने वाला ही नहीं है, तो तुम कुछ भी गलत कर सकते हो। वहीं पे अगर पावर शेयरिंग कर दे हम, तो अगर ये गलत करता है तो ये पूछेगा, ये गलत करता है तो ये पूछेगा। बात समझ में आ रहा है। तो जब पूछताछ करने वाले लोग होंगे तो लोग गलती भी नहीं करेंगे। तो ये गवर्नमेंट का लेजिटिमिटी बढ़ा देता है।
तो प्रूडेंशियल रीजन का मतलब होता है बढ़िया आउटकम आएगा, और मोलर रीजन का मतलब होता है कि पावर डेमोक्रेसी के हिसाब से तो शेयर करना जरूरी ही है। तो ये याद रखोगे, पूछा जाएगा। आया समझ में? ठीक, आगे बढ़ता है। अब आ जाता है फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। बस 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 खत्म। ध्यान से सुनो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का क्या मतलब है? फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का मतलब है कि पावर शेयरिंग कैसे कैसे किया जाता है। ठीक है, पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है उससे पहले तुम समझो कि पहले पावर शेयरिंग है क्या। पावर शेयरिंग का मतलब होता है कि आपको क्या करना है कि पावर को शेयर करना। पॉलिटिकल पार्ट ऑफ पावर को अनडिवाइडेड रखने से दिक्कत होता है, इसीलिए डिवाइड कर दिया जाएगा। तो पहले क्या होता था, सेंट्रलाइज पावर होता था। सेंट्रलाइज पावर मतलब कि मान लो एक राजा है, अब राजा को क्विक डिसीजन लेना है तो वो अकेले ले लेगा। हम सीधा बोल देंगे हमला, तो हमला हो जाएगा। लेकिन अगर हम राजा नहीं है तो बहुत लोग रहेंगे ना, तो इनसे हमको सलाह लेना पड़ेगा। वो लोग जो बोलेंगे वो भी हमको भी मानना पड़ेगा। आ रहा है समझ में? तो सबका बात भी मानना पड़ता है। तो डिसेंट्रलाइजेशन पावर का जब होता है तो सबका बात मानना पड़ता है। वहीं पर देखो, बहुत लोग पहले मानते थे कि नहीं, पावर जो है ना वो सेंट्रलाइज ही अच्छा होता है, क्विक डिसीजन लेने में आसानी होता है, क्विक डिसीजन लेने में आसानी होता है। लेकिन डेमोक्रेसी का जो है उसका पॉइंट ऑफ व्यू थोड़ा सा अलग है। क्या पॉइंट ऑफ व्यू है? कि पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। क्या करना चाहिए? पावर को डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए। इससे भले ही डिसीजन मेकिंग थोड़ा सा लेट हो जाता है लेकिन अच्छा होता है डिसीजन मेकिंग। अब तुम बताओ, जल्दी डिसीजन सही है कि जस्टिस वाला डिसीजन सही है? हम एक किसी को भी, कोई भी आया एक चाटा खा के बोल दिया वो हमको मारा है, तो हम जल्दी डिसीजन क्या लेंगे? तुम भी उसको मार दो। या फिर हम पता करेंगे कि रीजन क्या था मारने का? कोई तो रीजन भी रहा होगा ना। तो जल्दी डिसीजन सही डिसीजन नहीं होता है, एक बात याद रखना। क्विक डिसीजन बेटर डिसीजन नहीं होता है। तो वो लोग भले बोलते थे क्विक डिसीजन ले सकते हैं, लेकिन क्या क्विक डिसीजन बढ़िया डिसीजन होगा? नहीं। जब यहाँ पे 4 लोग राय मशवरा करेंगे तब उनको पता चलेगा ना कि कोई चीज अच्छा है कि बुरा है या क्या है। बात समझ में आ रहा है? अब गवर्नमेंट बांटना शुरू करते हैं। पावर देखो 2 तरीके से डिवाइड होता है, एक हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग होता है और एक वर्टिकल पावर शेयरिंग होता है। ये दोनों ध्यान से समझना क्योंकि इंपॉर्टेंट है। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में क्या होता है? इसमें पावर को हॉरिजॉन्टली शेयर किया जाता है। जैसे ये है, इसके बराबर ही पावर होगा दूसरे बॉडी का और इसके बराबर ही पावर होगा तीसरे बॉडी का। आया समझ में? क्या समझ में आया बाबू? कि 3 मान लो बॉडी है, तीनों बॉडी का अपना अपना पावर जो होगा वो अपने हिसाब से सेम होगा। समझ में आया? देखो जैसे देखो, मान लो, हाँ देखो 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 देखो, ठीक है, देखो मान लो ये एक बॉडी है तो इसका जो पावर होगा वही पावर होगा इसके बराबर भी, और यही पावर होगा, चलो छोटा बना देते हैं, इसके बराबर भी। समझ में आया? मतलब तीनों का पावर बराबर होगा। तीनों का पावर मतलब ये हो गया, देखो पहला हो गया लेजिस्लेटिव, ये लेजिस्लेटिव है, ये एग्जीक्यूटिव है, ये जुडिशरी है। तो तीनों लोगों का पावर सेम है। ये हॉरिजॉन्टल है। हॉरिजॉन्टल का मतलब सीधा ऐसा है, ऐसा, इसको हॉरिजॉन्टल बोलते हैं और इसको वर्टिकल बोलते हैं। दिख रहा है? मतलब इसको वर्टिकल बोलेंगे, इसको वर्टिकल। देखो ये वर्टिकल लाइन होता है, इसको बोलते हैं वर्टिकल। तो वर्टिकल पावर शेयरिंग, हॉरिजॉन्टल में ऐसा सीधा लाइन से वर्टिकल पावर, मतलब ये हॉरिजॉन्टल है और ये वर्टिकल है। तो हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग में लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी ये आता है। लेजिस्लेटिव, अब सुनो, तीनों लोगों को बोलते हैं, ये हो गया हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग। हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग जो होता है ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम होता है। चेक एंड बैलेंस मतलब ये अगर कोई गलती करता है तो उसको चेक करने वाले ये दोनों लोग हैं, अगर ये कोई गलती करता है तो इसको चेक करने वाले बाकी के ये दोनों लोग हैं। तो मतलब एक कोई गलती करता है तो 2 लोग चेकिंग के लिए होते हैं। तो ये जो सिस्टम है चेक एंड बैलेंस है, मतलब एक को दूसरा पूछेगा सवाल, वो सवाल पूछेगा तो तुम गलती कर ही ना करोगे, क्योंकि मान लो कि तुम 3 लोग हो, है ना, तुम में से तुम गलती कर दिए, तुम तीनों में से तुम गलती किया है, तो वो दोनों तो पूछेगा ना तुमसे क्यों गलती किया, कहाँ गलती किया, तो तुमको डर लगेगा ना चोरी चकारी करने में, चोरी चमारी करने में। समझ रहे हो? तो इसलिए तुम चोरी नहीं करोगे। ये इसी को इसलिए बोला जाता है ऐसे। हॉरिजॉन्टल सिस्टम को क्या बोला जाता है? चेक एंड बैलेंस। अब सुनो, सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस अगर सीधा एमसीक्यू में दे देता है तो तुम मुंह फुला लोगे, नहीं फुलाना, देख के जाना। समझ में आया? सिस्टम ऑफ चेक बैलेंस को क्या होता है? हॉरिजॉन्टल पावर शेयरिंग को बोलते हैं सिस्टम ऑफ चेक एंड बैलेंस। समझ में आ रहा है बात? ठीक है। उसके बाद से ये इंश्योर करता है कि यहां पर अगर ध्यान से देखो तो यहाँ पे कोई भी आदमी बहुत पावरफुल नहीं है। ये नहीं बोल सकते कि लेजिस्लेटिव हम पावरफुल है, जुडिशरी हम कोई पावरफुल नहीं है, कोई पावरफुल नहीं है। सब अपने आप में राजा है। अगर कोई गलती किया तो चोर बन जाता है, उसको सब कोई मिलकर मारता है। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, तो कोई राजा नहीं है। एग्जाम्पल में क्या है? मान लो जुडिशरी है, जुडिशरी चेक करता है लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव को। कौन सा अच्छा, लेजिस्लेटिव क्या करता है सर? लॉ बनाता है। एग्जीक्यूटिव क्या करता है? लॉ को इंप्लीमेंट करवाता है। और जुडिशरी क्या करता है सर? अगर लॉ में कोई छेड़छाड़ होता है तो उस पर वो एक्शन लेता है। आया समझ में? जैसे कि जुडिशरी में आ गया नेता होता है, सब सारा नेता क्या करता है? लॉ बनाता है।
लॉ को लागू करने का काम किसका होता है? पुलिस का। पुलिस क्या हो गया सर? एग्जीक्यूटिव हो गया। पुलिस क्या करता है? एग्जीक्यूटिव होता है। समझ में आ रहा है? ठीक है। उसके बाद से आ जाता है जुडिशरी। जुडिशरी क्या करता है? अगर तुम लॉ तोड़े हो तो फिर कौन देखेगा? कोर्ट देखेगा। अरे समझ में, कौन देखेगा? कोर्ट देखेगा। ठीक है, आगे देखें। तो अब देखते हैं वर्टिकल पावर शेयरिंग। क्या देखेंगे? वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल पावर शेयरिंग क्या होता है? इसको बोलते हैं फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। फेडरल डिवीजन ऑफ पावर। इसमें वर्टिकल पावर शेयरिंग करते हैं। क्या करते हैं सर? वर्टिकल पावर शेयरिंग करते हैं। कैसे करते हैं सर वर्टिकल पावर शेयरिंग? देखो बताते हैं। ऊपर से नीचे की तरफ पावर शेयरिंग होगा, एक ही लेवल पे नहीं होगा, ऊपर से नीचे की तरफ। जैसे कि अगर गवर्नमेंट में तुम देखोगे तो 3 गवर्नमेंट होता है, एक सेंट्रल गवर्नमेंट, एक स्टेट गवर्नमेंट और एक लोकल गवर्नमेंट। तो सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ ऊपर रहेगा, उससे छोटा जो होगा वो होगा तुम्हारा स्टेट गवर्नमेंट, और उससे नीचे लोकल गवर्नमेंट। लोकल गवर्नमेंट मतलब पंचायती राज हो गया, स्टेट गवर्नमेंट मतलब सीएम हो गया, और हमारे यहाँ सेंट्रल गवर्नमेंट कौन होता है? पीएम होता है। तो ये वर्टिकल दिख रहा है। कैसा दिख रहा है? वर्टिकल दिख रहा है। तो 3 गवर्नमेंट हो गया। ये क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट। ये क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। ये क्या है? लोकल गवर्नमेंट। ठीक है, क्या हो गया? लोकल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट, लोकल गवर्नमेंट। ये है वर्टिकल, ऐसे ऐसे ऐसे। और वो क्या था? ऐसे ऐसे ऐसे। तो वो था वर्टिकल, वो था हॉरिजॉन्टल। ये कौन सी था? हॉरिजॉन्टल। लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी हॉरिजॉन्टल था। ये कैसा है? वर्टिकल। देखने में नहीं लग रहा है ये वर्टिकल आ रहा है, ऊपर से नीचे आ रहा है। देख रहे हो? ऊपर से नीचे आ रहा है। ये क्या हो गया? ऊपर से नीचे मतलब वर्टिकल, और सीधा सीधा चल रहा है एक लाइन में तो हॉरिजॉन्टल। आया समझ में? ठीक है। अब ध्यान से देखो, एग्जाम्पल का बात करते हैं। जैसे इंडिया जो है, यहाँ पे जो फेडरलिज्म चलता है, ये क्या है? कैसा फेडरलिज्म है? ये तुम देखोगे तो पावर डिवाइडेड होता है। अच्छा सुनो, इसमें ऐसा नहीं तुम सोच सकते हो सबसे पावरफुल ये है, तब ये है, तब ये है। सबका अपना अपना कुछ लिस्ट है, उसी पे काम करेंगे। बात समझ में आ रहा है? कोई पावरफुल नहीं है, अपने अपने लिस्ट में उनको कुछ काम दिया गया वही काम कर सकते हैं। एक दूसरे के काम में हाथ नहीं लगा सकते हैं, अपना अपना काम करो। बात समझ में आ रहा है? यहाँ पे इंडिया का एग्जांपल में बात करते हैं तो इंडिया पे क्या चलता है? फेडरलिज्म चलता है, और पावर को भी डिवाइड किया गया है। किस पावर को कैसे डिवाइड किया गया है? यूनियन से गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को कुछ कुछ पावर दिया गया है। मतलब पीएम को और सीएम को अपना अपना पावर दिया गया है, वो अपनी पावर का इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐसा कभी नहीं होगा कि पीएम आ जाए सीएम के पावर में हाथ लगा दे। सीएम जो कर सकता है वो पीएम नहीं कर सकता है, पीएम जो कर सकता है वो सीएम नहीं कर सकता है। दोनों का अपना अपना काम बांटा गया है, वो अपना काम करेंगे। तुम ऐसे समझो कि एक टीचर है और एक, छोड़ो टीचर वाला एग्जांपल छोड़ दो, तुम दूसरा एग्जांपल ले लो। जैसे कि एग्जांपल ले लेते हैं कि डीएम है, एक डीएम है और एक एमएलए है, दोनों एक ही डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, एक ही डिस्ट्रिक्ट में। तो जो एमएलए है उसका अपना पावर है, डीएम है जो अपना पावर है। अगर डीएम के पावर में हाथ लड़ा रहा है एमएलए, तो डीएम उसको जेल में भी डलवा सकता है। बात समझ में आ रहा है? अच्छा, एमएलए के अगर काम में हाथ लड़ा रहा है डीएम, तो डीएम तक को जेल में डाला जा सकता है कि एमएलए के काम में तुम हस्तक्षेप किए हो। बात समझ में आ रहा है? तो कोई किसी के काम में हाथ नहीं डाल सकता, सबका अपना अपना काम है, उसको ईमानदारी से करिए। आ रहा है समझ में? आप नहीं करेंगे तो चेक होगा, तब पूछा जाएगा आपसे कि आप क्या किए हैं। बात समझ में आ रहा है? ठीक है। तो ये जो कंट्री है गवर्नमेंट, यूनिटरी सिस्टम वाला जैसे गवर्नमेंट होता है, कई जैसे कंट्री होते हैं जहां पे यूनिटरी गवर्नमेंट होता है। यूनिटरी गवर्नमेंट मतलब एकल गवर्नमेंट, हम ही राजा हैं, हम अकेले गवर्नमेंट है, उसके अलावा कोई गवर्नमेंट ही नहीं है। बस एक होगा, सबसे ऊपर एक आदमी बैठा होगा, वही गवर्नमेंट है, वही सब चीज चला रहा है। बाकी लोग उसका बात मानेंगे, बाकी लोग नीचे काम कर रहे होंगे, लेकिन वो जो बोलेगा वही मानना है। बाकी लोग सिर्फ सबऑर्डिनेट होंगे, सिर्फ उसका बात मानेंगे, काम करेंगे। मान लो कि जैसे कि हम प्रेसिडेंट है यहाँ के, तो सारा पावर किसके हाथ में है? मेरे हाथ में है। बाकी सीएम पीएम जो भी है वो मेरा बात मानेगा। बात समझ में आ रहा है? ठीक है, ठीक है। तो इंडिया जो है यहाँ पे पंचायती राज चलता है। क्या चलता है? पंचायती राज या म्युनिसिपैलिटी। ये हमारा लोकल गवर्नमेंट है, और एक स्टेट गवर्नमेंट भी होता है, और सबका अपना अपना पावर भी होता है। क्या पावर शेयरिंग समझ में आया? क्या बोले? पावर शेयरिंग 2 टाइप का हो सकता है, एक हॉरिजॉन्टल, एक वर्टिकल। हॉरिजॉन्टल में 3 लेवल होता है, लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव, जुडिशरी। तीनों का पावर बराबर होता है, ये चेक एंड बैलेंस सिस्टम पे काम करते हैं। फिर क्या होता है? वर्टिकल पावर शेयरिंग। वर्टिकल में सेंट्रल, स्टेट और लोकल। सेंटर मतलब पीएम बोले थे, इसको सीएम बोले थे, और इसको लोकल गवर्नमेंट बोल दिए थे। इन सबका अपना अपना पावर होता है, कोई किसी के पावर में हस्तक्षेप नहीं कर सकता है, सब लोग अपना अपना काम ईमानदारी से करते हैं। बात समझ में आया? ठीक है। इंडिया कौन सी है? फेडरल सिस्टम का एग्जांपल है, मतलब कि यहाँ पे पावर शेयरिंग दोनों तरीके से होता है, इस लेवल पे भी, मतलब वर्टिकल भी और हॉरिजॉन्टल भी। आया समझ में? ठीक है, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं। अब ध्यान से सुन लोगे ये वाला तो तुम्हारा चैप्टर हो जाएगा खत्म, लेकिन पेशेंस चाहिए बच्चा। ये ध्यान से सुन लोगे तो हो गया। देख रहे हो कितना छोटा बनाए हैं। चलो, फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग का फॉर्म क्या होता है?
फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग का बात करते हैं कि पावर शेयरिंग का फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग, सॉरी मतलब यही पिछला टॉपिक है, क्या है ये पिछला टॉपिक फॉर्म ऑफ पावर शेयरिंग पढ़ रहे थे ना, उसमें दूसरा पॉइंट पढ़ लिए, अब दूसरा पॉइंट का ही कुछ अगला पॉइंट पढ़ो। दूसरा पॉइंट में तीसरा क्या है, पावर शेयरिंग अमंग सोशल ग्रुप। हमारे यहाँ सोशल ग्रुप में भी पावर को शेयर किया जाता है। पावर शेयरिंग कैसे किया जाता है, देखो जैसे रिलीजन के बेसिस पे या लिंग्विस्टिक के बेसिस पे या माइनॉरिटी ग्रुप को और थोड़ा पावर दे दिया जाता है, एक्स्ट्रा पावर दे दिया जाता है। देखो कैसे बताते हैं, जैसे कि बेल्जियम का एग्जांपल लेते हैं। बेल्जियम क्या किया था, बोला था कि हर ग्रुप के पास अपना पावर होगा। जैसे तुम फ्रेंच स्पीकिंग लोग हैं तो फ्रेंच स्पीकिंग लोगों के पास भी अपना पावर होगा, डच स्पीकिंग लोगों के पास अपना पावर होगा और जर्मन स्पीकिंग लोगों का अपना पावर होगा। तो सबको पावर बांटा था ना, इसी की वजह से वहां पे स्टेबिलिटी था। तो हम लोग भी वही करते हैं, एससी एसटी को कुछ अलग सा रिजर्वेशन दे देते हैं, है ना, नौकरी में दे देते हैं, फिर इलेक्शन में दे देते हैं। उसके अलावा वुमेन्स को भी रिजर्वेशन दे देते हैं। तो इससे क्या होता है, उन लोगों को दबा कुचला फील नहीं होता है। उसके बाद से क्या करते हैं, जो ऐसे सोशल ग्रुप हैं जिनको शुरू से दबा के रखा गया है, कुचल के रखा गया है, उनको भी हम क्या करते हैं, कुछ पावर दे देते हैं। तो इससे वो भी अच्छा रहते हैं, उनको भी एलियनेटेड फील नहीं होता है। एलियनेटेड मतलब ऐसा अलगाव फील नहीं होता कि उनको अलग कर दिया गया है। आया समझ। अब आता है पावर शेयरिंग अमंग पॉलिटिकल पार्टी एंड इंटरकास्ट ग्रुप। देखो कैसे पावर शेयरिंग, इंटरेस्ट ग्रुप, हाँ। तो पावर शेयरिंग कैसे पॉलिटिकल पार्टीज के बीच में होता है। पॉलिटिकल पार्टी जो होती है, इनको जो प्रेशर ग्रुप होते हैं, मतलब दबे हुए कुचले हुए ग्रुप हो गए या मूवमेंट से इन्फ्लुएंस ग्रुप होते हैं, वैसे डिसीजन लेते हैं। कई बार पॉलिटिकल पार्टी क्या करते हैं, किसी मूवमेंट के हिसाब से, कोई मूवमेंट चला उसके हिसाब से इन्फ्लुएंस में वो डिसीजन लेते हैं। आया समझ। तो जैसे पॉलिटिकल पार्टी है, पॉलिटिकल पार्टी जो है उनको, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को बोला जाता है कि आप डोमिनेंट नहीं है। तो कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट नहीं कर सकता है। ऐसा पावर को शेयर किया जाता है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी डोमिनेट ना कर सके, किसी को दबा ना सके। कई बार तो इनको कोalition गवर्नमेंट बनाना पड़ता है। कोalition गवर्नमेंट का क्या मतलब है कि कोalition गवर्नमेंट में दो लोग साथ आते हैं, जैसे इसके पास कुछ वोट है, इसके पास कुछ वोट है, दोनों लोग अपना वोट मिला के 2/3 कर लिए। क्योंकि गवर्नमेंट बनाने के लिए आपको कितना वोट चाहिए, 2/3। कितना वोट चाहिए, 2/3। तो 2/3 वोट करने के लिए दो लोग मिलेंगे, अपना वोट मिलाएंगे, तो 2/3 वोट मिल गया, तो वो लोग क्या करेंगे, गवर्नमेंट बना लेंगे। अब जब वो गवर्नमेंट बनाएंगे तो उनके गवर्नमेंट को क्या बोलते हैं, कोalition गवर्नमेंट। जैसे तुम्हारे नीतीश चाचा मिल जाते हैं कभी ना कभी किसी ना किसी से गवर्नमेंट बनाने के लिए, तो वो कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। कैसा गवर्नमेंट बनाते हैं, कोalition गवर्नमेंट बनाते हैं। ये जो है अलायंस बनाया जाता है, इसको अलायंस पार्टी भी बोला जाता है कई बार, है ना। तो पावर शेयर किया जाता है इसमें। और जो प्रेशर ग्रुप्स है, प्रेशर ग्रुप्स मतलब जैसे कि फार्मर हो गया, ट्रेडर्स हो गया, इंडस्ट्रियलिस्ट हो गए, ये लोग गवर्नमेंट के पॉलिसी से इन्फ्लुएंस होकर उनको वोट देते हैं। आया समझ में। तो उनके हिसाब से हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ पावर शेयरिंग। पावर शेयरिंग क्यों जरूरी है सर, इतना तो पढ़ लिए पावर शेयरिंग तब से क्यों जरूरी है, क्या जरूरत है इसका। सुनो, पहला बात, अगर पावर कंसेंट्रेट कर दोगे एक आदमी के हाथ में, तो वो तो अपने हिसाब से डिसीजन लेगा। वो बोलेगा आज तुमको हम मरवा देंगे, तो बोलेगा जो चुचुला ये वीडियो देख रहा है उसको मारो अभी। ऐसा हो सकता है, तुमको कितना बुरा लगेगा, अरे यार हम चुचुल है तो मार दोगे, ऐसा क्या बात है ना। चुचुल मेरा एक दोस्त था, है ना ठीक है। तो ऐसा नहीं कर सकते। पावर का कंसंट्रेशन अगर होगा तो वो अपने हिसाब से डिसीजन लेने लगेगा लोग। जैसे तुमको याद है सिंघाड़ा लोग अपने हिसाब से डिसीजन लेते थे, तो पावर कंसंट्रेट हो गया उनके हाथ में। इसीलिए कंसंट्रेट मतलब एक ही जगह जमा हो जाना, सब पावर मेरे हाथ में आ जाएगा, तो हम तो कुछ भी कर देंगे, फिर हम तो बाबू जो करेंगे समझ लेना फिर, है ना। तो उसके बाद से पार्टीशन। अच्छा एक और बात है, बाकी लोग अगर पावर एक हाथ में चला जाएगा तो बाकी लोगों को पीछा फील होगा, तो वो लोग बोलने लगे ना हमारा अपना देश बनाओ, हम तुम लोग के साथ में रहेंगे। बात समझ में आया, कैसे पाकिस्तान हट गया इंडिया से, तो वही वाला खेला हो जाएगा। बात समझ में आया। पावर हम शेयर नहीं करते तो ये भी हो सकता है। उसके अलावा स्टेबिलिटी और यूनिटी के लिए क्या है, पावर शेयरिंग जरूरी है, ताकि देश में स्टेबिलिटी बना रहे। कैसे बेल्जियम में कितना अच्छा स्टेबिलिटी बन गया था, कोई लोग झगड़ा नहीं कर रहा था, कोई लोग मारापीटी नहीं करता। वही देखो श्रीलंका में मार के खून खराबा, थाउजेंड्स लोगों को मार दिया गया, कई लोगों को रिफ्यूजी बना दिया गया, कई लोग भाग गए वहां से छोड़ के, देश ही छोड़ के भाग गया बेचारा सब, समझ रहे हो। तो ये हाल हो गया था। बाद में ये डेमोक्रेसी को स्ट्रेंथ देता है, डेमोक्रेसी को और बढ़ावा देता है, डेमोक्रेसी को और पावर देता है, ताकि डेमोक्रेसी और बचा रहे, पावरफुली चलता रहे देश में। बात समझ में आया। सबको इज्जत सम्मान देना जरूरी है, हर धर्म का रिस्पेक्ट जरूरी है, सबको मानिए, सबसे प्यार कीजिए, तभी आप जीवन में आगे बढ़ेंगे। और इसी के साथ हमारा जो लेक्चर है हो जाता है खत्म। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो, मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय।